Hello students, I am your SSC teacher Sonu Kasana, and this is the third chapter, Delhi Sultanate. So let's start. Let's start with the hinterlands. This is the part third. Hinterlands, the lands adjacent to a city or a port that supply it with goods and services. हिंटरलैंड्स वो जगह होती थी जो किसी शहर के या बंदरगाह के पास होती थी और जो उसे चीज़ें और सेवाएं प्रदान करती थी। सेकंड आता है आपका गैरिसन टाउन, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर। सैनिकों के को प्रदान किए गए किलेबंद शहर। चलिए जी, अब आगे बढ़ चलते हैं, हम यहाँ तक आ गए थे। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। तो जो सल्तनत की आंतरिक सीमाएं थी उनमें जो शुरुआती अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित बैकग्राउंड में स्थित भीतरी क्षेत्रों को स्थिति को मजबूत करना, कंसोलिडेट करना, मजबूत करना। ठीक है, कंसोलिडेट मीन्स मजबूत करना। ड्यूरिंग दीज कंपेन, इन अभियानों के दौरान फॉरेस्ट वर क्लियर्ड, जंगलों को साफ किया गया। इन दी गंगा यमुना के दोआब में। एंड हंटर्स गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। और जो शिकारी रहते थे, गैदरर्स कहते हैं संग्राहक, जो इकट्ठा करते हैं चीज़ों को, जो शिकारी संग्राहक थे, तथा पेस्टोरलिस्ट्स मीन्स चरवाहे, जो पैदल अपने पशुओं को लेकर के निकल जाते हैं और जंगलों में पड़े रहते हैं, उन्हें चरवाहों को वहाँ से हटा दिया गया। हैबिटेट कहते हैं निवास स्थान, उनके निवास स्थानों से हटा दिया गया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज। और ये जो ज़मीन थी ये पीजेंट को दे दी गई, किसानों को दे दी गई, और कृषि को, एग्रीकल्चर को उन्होंने बढ़ाया, एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया। न्यू फोरेस्ट्रेसेस गैरिजन टाउन्स एंड टाउन वर established to protect trade routes and to promote regional trade। जो रीजनल ट्रेड था उसे बढ़ाने के लिए और जो प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड रूट्स को, जो व्यापारिक मार्ग थे उन्हें, जो व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले जो रूट्स थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया? नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन बनाए गए और नए शहर बसाए गए। द सेकेंड एक्सपेंशन occurred along the external frontier। और जो दूसरा एक्सपेंशन हुआ, बढ़ाव, दूसरा जो फैलाव हुआ वो हुआ एक्सटर्नल फ्रंटियर पे, यानी बाहरी सीमाओं में, ऑफ द सल्तनत की। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मीन्स सैनिक अभियान, नए सैनिक अभियान शुरू हुए इनटू द साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत में। स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के समय में ये कल्मिनेट हुए, मतलब चरम सीमा पर पहुंच गए, अपने चरमोत्कर्ष पे, यानी एट द पीक, बिल्कुल सबसे ऊंचाई पे, सबसे ज़्यादा थे उस समय। इन देयर कंपेन्स, उनके जो अभियान होते थे, सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेज एंड स्लेव्स। जो सल्तनत की आर्मी थी वो हाथी, घोड़े और दासों को बंदी बना लेती थी, कैप्चर कर लेती, पकड़ लेती थी। एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल, और ले जाती थी क्या? प्रीसियस मेटल, यानी मेटल कहते हैं धातु, प्रीसियस कहते हैं बहुमूल्य। जो बहुमूल्य धातु होती थी, जैसे सोना, चांदी इत्यादि, उसे वो ले जाते थे। बाई द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक, 150 ईयर आफ्टर सम्राट हम्बल बिगिनिंग्स, लगभग 150 साल बाद, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो
उपमहाद्वीप की इस विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभ्यासों के अंतर्गत आ चुका था। दे हैड डिफीटेड राइवल एनिमीज आर्मीज, उन्होंने जो विरोधी सेनाएं थी उन्हें डिफीट कर दिया, एंड साइड सिटीज, और शहरों को हत्या लिया, कब्जे में ले लिया, है ना। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन दिस रियल। जो सल्तनत थी, सल्तनत इनमें अपने फैसले सुनाते थे, यानी वो जस्टिस करते थे, और यहाँ से टैक्स वसूल किया करते थे किसानों से पीजेंट्री से अपना टैक्स वसूलते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, है ना। वास्ट कहते हैं बहुत बड़ा, यूज, टेरिटरी कहते हैं राज्य, शासन की जाने वाली जगह। चलिए जी, यहाँ पे देख लेते हैं, फिगर 2 आया आपका, कुव्वत अल इस्लाम। कुव्वत अल इस्लाम मस्क एंड मीनारेट। जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनारे हैं, बुल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, जो आखिरी दशक में बनी, ऑफ द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के। दिस वाज द कोरग्रेशनल मस्क, वाज द कोरग्रेशनल मस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बुल्ट बाय द दिल्ली सल्तनत। ये शुरुआती मस्जिद थी जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा बनाई गई। डेस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल एज दिल्ली आ कोहना द ओल्ड सिटी, जो सबसे पुराने शहर में दिल्ली पुराना शहर है उसमें बनी हुई थी। द मस्क वाज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा बनवाया। द मीनार वाज बुल्ट बाय 2 सुल्तान्स, और मीनार भी 2 सुल्तानों द्वारा बनाई गई, बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। 2 कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 2 इल्तुतमिश ने। चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं, द मस्जिद पर जाते हैं। अ मस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। जो मस्जिद शब्द है ये अरेबिक शब्द से आया है। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम पोस्ट्रेट्स इन वर्सेस टू अल्लाह। वह स्थान, मस्क की वह स्थान है जहाँ मुस्लिम अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर अल्लाह को भेजते हैं, अल्लाह को करते हैं। इन्हें कोग्रेशनल मस्क, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स। एक बड़ी मस्जिद में, कोग्रेशनल मस्जिद में, मस्जिद जामी कहते हैं जिसको, या जामा मस्जिद, मुस्लिम्स अपनी जो प्रेयर्स होती हैं, नमाज होती है, वो एक साथ इकट्ठा होकर के पढ़ते हैं। मेंबर ऑफ द कोग्रेशनल चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्नड मैन एज देयर लीडर, इमाम। और उस सब सदस्य इकट्ठे होकर के सबसे रेस्पेक्टेड और लर्नड आदमी को, मेल इंसान को, अपना इमाम यानी कि अपना नेता चुनते हैं, फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना के लिए, नमाज अता कराने के लिए। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन, वह सरमन भी करता है, यानी धर्मोपदेश भी करता है, धर्म का उपदेश देता है, धर्म भी सिखाता है ना, जिसे कुतबा कहा जाता है, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, ना, शुक्रवार की नमाज में। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। इन इंडिया इट इज टू द वेस्ट, और मक्का भारत के वेस्ट में है। दिस इज कॉल्ड द किबला, और इसे किबला कहा जाता है। तो यहाँ से आप अपना एक क्वेश्चन ले लेंगे, इसे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मक्का इज इन द ब्लैंक ऑफ इंडिया, है ना।
सबसे पहले लिखेंगे मक्का इज इन द वेस्ट, सॉरी इज इन द ब्लैंक, ये ब्लैंक छोड़ेंगे, ऑफ इंडिया। मक्का इज इन द ब्लैंक ऑफ इंडिया, और फिर लिख देंगे बाद में वेस्ट। वेस्ट, मक्का किस दिशा में है? इंडिया के वेस्ट में है। चलिए जी आगे चल लेते हैं। अब आ जाते हैं इसमें, दिल्ली सुल्तान्स बुल्ट सेवरल मस्क इन सिटीज। दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारी मस्जिदें शहरों में बनवाई, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पूरे उपमहाद्वीप में। दीज डोमेस्ट्रेटेड दियर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, ये उनके इस्लाम के रक्षक होने का दावा पेश करती थी, एंड मुस्लिम्स, और मुस्लिम के रक्षक होने का भी। मस्क आल्सो हेल्प्ड टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी, और जो मस्जिदें थी ये एक सामूहिक भावना को प्रेरित करने के लिए भी थी, ऑफ बिलीवर्स, या विश्वास करने वालों को, हु शेयर्ड ए बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक आचार संहिता और एक आस्था, एक जैसी आस्था में विश्वास करते थे। कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं आचार संहिता। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims come from a variety of backgrounds. और इस विचार को बढ़ाने का, इस विचार पे ज़्यादा बल देने का कारण यह भी था क्योंकि मुस्लिम अलग अलग जगहों से आते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ से आते थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे। क्योंकि मुस्लिम्स अलग अलग बैकग्राउंड से थे सब, इसलिए उन्हें एक साथ खड़े करके उनका मतलब एक ये होता था कि सब एक हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करने का ये लक्ष्य था मस्जिद में। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टलेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। तो आइए थोड़ा नज़दीक से देखते हैं प्रशासन को, कि प्रशासन किस तरह से मजबूत हुआ अंडर द खिलजी एंड तुगलक वंश। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. तो दिल्ली जैसी सल्तनत को, शासन को मजबूत होने के लिए अच्छे सेनापति और क्या बोलते हैं उनको, मतलब सेनापति और प्रधानमंत्रियों की आवश्यकता थी, है ना, और शासकों की, प्रशासकों की। रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टेन एज गवर्नर्स, द अर्ली दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदागन। तो अब यहाँ से समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत में ये थे उनकी बहुत ज़रूरी थी। तो रेदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स, यानी जो अपने सगे संबंधी थे उन्हें अपॉइंट करने के बजाय, या जो दरबार में उपस्थित थे उन्हें अपॉइंट करने के बजाय, जो इल्तुतमिश था, सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया, वह उन्हें पसंद करता था अपने सेनापति या प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जिन्हें वो परचेज करता था। ठीक है, देयर स्पेशल स्लेव्स, उनके जो स्पेशल दास होते थे उन्हें वो सेना में बनाता था, जिन्हें बंदागन कहा जाता था पर्शियन में। दे वर केयरफुल्ली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम, और उन्हें बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से ट्रेंड किया जाता था, सिखाया जाता था कुछ अधिकारियों के द्वारा, जो राज्य के कुछ अधिकारी होते थे, राजनीतिक अधिकारी, उनके द्वारा उन्हें अच्छे से ट्रेन किया जाता था। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, क्योंकि वे पूरी तरह से अपने स्वामी पर, अपने मालिक पर डिपेंडेंट थे, उनके ऊपर निर्भर थे। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले अपॉन देम, तो सुल्तान भी उनके ऊपर विश्वास कर सकता था।
slaves rather than son. A sultan were advised, एक सुल्तान ने सलाह दी थी, a slave whom one has brought up, जिसने एक दास जिसे किसी ने खरीदा है, and promoted और प्रमोट किया है, must be looked after, उसका ध्यान रखना चाहिए, for it needs a whole lifetime, पूरे जीवन भर उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव, और ये भाग्य की बात है कि एक अच्छा और अनुभवी दास मिल जाए। वाइज मैन हैव सेड दैट, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, यहाँ से ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज़ बेटर देन अ सन, एक योग्य और अनुभवी दास पुत्र से अच्छा है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज़ बेटर देन, और ये ब्लैंक कर लेंगे और इसमें असन लिख लेंगे, अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज़ बेटर देन अ, ब्लैंक कर लेंगे, असन लिख देंगे उसमें, ओके, ब्लैंक यहाँ से। चलिए जी, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन, क्या आप कोई अपने पुत्र से बेहतर एक दास होने का कोई कारण सोच सकते हैं? चलिए, द खिलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यूड टू बंदागन एंड आल्सो रेज्ड पीपल टू हम्बल बर्थ, खिलजी और तुगलकों ने बंदागन की प्रथा को जारी रखा और जो हम्बल बर्थ लोग थे उन्हें बड़ा किया, उन्हें बढ़ाया। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, वो अक्सर उनके ग्राहक हुआ करते थे। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, उन्हें वह उच्च पद प्रदान किया करते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उन्हें सेनापति और प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था। हावेवर, जबकि दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो गई। तो अब आप यहाँ से लिखेंगे, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, यहाँ पे आपका फिर दूसरा सेकंड ये आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक एंड ब्लैंक एंड लिखेंगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे, वर लॉयल टू देयर मास्टर, यहाँ तक लिखेंगे, ब्लैंक एंड ब्लैंक वर लॉयल टू देयर मास्टर, ओके, और ये आपका इसमें आ जाएगा स्लेव्स एंड क्लाइंट्स, ओके। चलो जी, दास और आश्रित, है ना, स्लेव्स गुलाम और क्लाइंट्स मतलब आश्रित कहा जाता है, किसी के ऊपर आश्रित हों, वो अपने स्वामी के लॉयल होते थे। एंड पैट्रॉन्स, टू देयर मास्टर एंड पैट्रॉन्स, यानी कि संरक्षक, जो उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। मास्टर स्वामी हो गया और पैट्रन्स हो गया संरक्षक, जो संरक्षण प्रदान करे। बट नॉट टू देयर हायर्स, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के नहीं, मतलब जो मास्टर्स होते थे उनके या उनके संरक्षक होते थे, स्लेव्स और क्लाइंट्स उन्हीं के मतलब लॉयल होते थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके लॉयल नहीं होते थे वो लोग। न्यू सुल्तान्स हेल्ड देयर ओन सर्वेंट्स, और जब नया सुल्तान बनता था तो उसके अपने नौकर चाकर होते थे। एज ए रिजल्ट, और इसका क्या परिणाम होता था, द एसेसन ऑफ ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, और जो पुराने सरदार होते थे उनका नए सरदारों के साथ, है ना, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता था, विरोधाभास यानी नोकझोंक शुरू हो जाती थी। तो जो नया राजा बनता था उसे इसका सामना करना पड़ता था, मोनार्च, है ना, मतलब राजा, राजगद्दी। द पैट्रोनेज, आश्रित, ऑफ दीज हम्बल पीपल, इन हम्बल पीपल के बाय द दिल्ली सल्तनत,
दिल्ली सुल्तानों के also shocked many elites, and the author of Persian Tariq criticized the Delhi Sultanate. हालांकि ये जो निचले तबके के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया जाता था, इसका पर्शियन तारीख ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है दिल्ली सल्तनत की इस काम के लिए, फॉर अपॉइंटिंग द लो बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेस, निचले तबके के लोगों को उच्च पद पर बैठाने के लिए। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तनत मोहम्मद तुगलक की अधिकारी। सुल्तनत मोहम्मद तुगलक था, उसके कुछ अधिकारी कौन कौन थे देख लेते हैं। सुल्तनत मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुम्मर ए वाइन डिस्टाइलर। तो सुल्तान मोहम्मद ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, कुछ लोगों को काम पर रखा। उनमें एक था अजीज खुम्मर। अजीज खुम्मर कौन था? वो एक वाइन डिस्टिलर था, शराब बनाने और बेचने वाला। फिरोज हज्जाम, अब बारबर, एक फिरोज हज्जाम था जो नाई था। मन का तब्बाक, एक मन का तब्बाक था, अ कुक जो रसोइया था। एंड 2 गार्डनर्स, और 2 माली थे, लद्दा और पीरा। 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ऊंची प्रशासनिक पदों पर इन्हें अपॉइंट किया उसने, है ना, इन्हें रखा ऊंचे प्रशासनिक पदों पर। जियाउद्दीन बर्नी अ मिड 14th century chronicler reported their appointment as sign of Sultan's loss of political judgment and his incapability of rule। तो जियाउद्दीन बर्नी जो कि एक आलोचक था, कौन सी शताब्दी का? 14th century, 14वीं शताब्दी का। तो उसने इन सारी नियुक्तियों को, सारे अपॉइंटमेंट्स को सुल्तान की राजनीतिक समझ का नाश तथा शासन करने की अक्षमता बताया। शासन करने की अक्षमता घोषित किया। उसने कहा कि ये इसकी राजनीतिक समझ समाप्त हो चुकी है और इसमें शासन करने की क्षमता भी नहीं है, इसीलिए ये ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहा है। वाई डू यू थिंक बर्नी क्रिटिसाइड द सुल्तान? तुम क्या सोचते हो कि बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? Okay students, enough for today, and the code for the today's video is DS. Okay, DS, and please watch the video completely and complete the work also. Thank you very much.